नमस्कार। आपका मेरे चैनल अर्थात में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परती परिकथा। प्रस्तुत है परती परिकथा का 33वां भाग। अहोरात्रि डिनर, डांस और ड्रिंक से ऊब कर समारोह के संयोजक से छुट्टी ले जब स्टेशन आ रही थी, मैंने स्पष्ट शब्दों में मम्मी से कहा, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगी। आई हेट। मम्मी ने चिढ़कर कहा, तुम्हारा सिर फिर गया है। स्टेशन पर मिला मिस्टर बारकर, मानो हमारी ही प्रतीक्षा कर रहा था वह। मिलते ही अस्वाभाविक ढंग से ठहाका मार कर हंसा। गाड़ी 1.5 घंटा देर से आ रही है, तब तक हम अररिया पहुंच जाएंगे। मुझे भी फारबिसगंज की ओर जाना है। अपनी कोठी में पहुंचने की इतनी उतावली हो रही थी कि मैंने उसके लिफ्ट को बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार कर लिया। मम्मी को उसने दाहिनी ओर बैठाया। ट्रॉली पूर्णिया स्टेशन से उत्तर की ओर अग्रसर हुई और बारकर का बायां हाथ मेरी कमर के इर्द गिर्द रेंगने लगा। उसकी बड़बड़ाहट बढ़ती ही गई। असंभव शक्ति दी है भगवान ने इसे बोलने की। भट 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 भट। मोटर ट्रॉली की रफ्तार को तेज मध्यम करता राह के जंगलों, पोखरों, नदियों से परिचय कराता हुआ बारकर बीच बीच में मुझे अपनी ओर खींचने की चेष्टा करता। सांप की तरह रेंगने वाला उसका बायां हाथ। There's the famous gypsy पोखरा, thousand wild geese direct from Himalaya। कीटी का बावर्ची वाइल्ड गूंज का बेहतरीन मोगलाई बनाता है। भट 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 भट। और ऐसे जंगल की झाड़ियों में मिस मोवर्ली हाइड एंड सीख खेलना खूब पसंद करती है। लड़कियां मत पूछो, जान देती हैं मोटर ट्रॉली में एक लिफ्ट के लिए। भट भट भट। प्लांटर्स की लड़कियों ने बारकर की आदत बिगाड़ दी है। इतना तो मैं क्लब में ही देखकर समझ गई थी, किंतु इस आदमी के अंदर का पशु इतना भूखा है, मुझे ट्रॉली में बैठने के बाद मालूम हुआ। क्लब में कीटी में आगे दुम हिलाता था। अररिया स्टेशन पर ट्रॉली से उतरते समय मैंने छोटा सा धन्यवाद दिया। उसके लुभावने निमंत्रण को सफाई से टाल गई, किंतु उस जानवर ने प्लेटफॉर्म पर खड़े सैकड़ों व्यक्तियों के सामने मुझे अपनी छाती से बदहवासी से चिपका लिया और पीले गंदे दांत, दुर्गंध से भरी उसकी सांस। ब्रूट। यहाँ के प्लांटर्स समाज का सारा विष इस एक ही आदमी के अंदर आकर जमा हो गया है। फेकनी के माए और सामबत्ती पीसी ने सारे गुआर टोली में खबर फैला दी। कंफू वाले बिना किसी झंझट के रुपया सेर दूध देते हैं। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए फेकनी की माए आंचल में बंधा टुटुकिया नोट निकाल कर दिखलाती। देखो, 2 सेर दूध का दाम 2 रुपया। सामबत्ती पीसी बोली, तरकारी, साग, सब्जी जिनको बगिया में है, उन लोगों की चांदी है समझो। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट की एक पतली रेखा दौड़ गई। रात भर डर से थरथराती रही है देह। पूरे 12 घंटे से गांव और टोले के लोग परेशान थे। रात भर मोटर गाड़ियों की गड़गड़ाहट, तरह तरह की रोशनी और शोरगुल को देख सुनकर कलेजे की धड़कन घटती बढ़ती रही। गंगोला टोली की औरतों ने सूप पीट पीट कर हल्ला मचाया। मुड़बलिया पिशाच है, सूप बजाकर हरकाओ। सुबह को लोगों ने देखा, गांव के पूरब परती पर जित्तन बाबू के नए बाग के पास सैकड़ों खीमे गड़े हुए हैं। एक सफेद नगरी बस गई है। नाका के सिपाही जी और गांव के चौकीदार ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, कोशी वाले साहब लोग हैं, चतरा गुद्दी में पुल बांधने आए हैं। फिर भी लोगों के मन में शंका बनी रही। लुत्तो, बीरभद्र, जयदेव बाबू और मकबूल ने भी बारी बारी से कहा, डरने की कोई बात नहीं। तब लोगों को अन्न पाने की रुचि हुई, किंतु औरतों ने प्रश्न उठाया, चतरा गद्दी में पुल बांधने आए हैं तो वहां जाए, 50 कोस दूर बैठकर भला पुल कैसे बांधेंगे? और पुल बांधने के पहले तो आदमी की बलि की जरूरत होती है। सो कम उम्र के बच्चे घर घर में कैद कर दिए गए थे। फेकनी की माँ ने और भी कहा,
आकि देखो कंफू में रोज एक मन दूध खपेगा। मुदा सब भैंसान से कह दो भाव कम न करें। डरने की क्या बात है, बड़े भले लोग हैं। आकि देखो, पूछो सामबत्ती से। डर के मारी बोली बंद हो गई पहले बड़े साहब को देखकर। जब लंबे लंबे केश वाली औरतों और नन्हे नन्हे मुंह वाले बच्चों को देखा तो जान में जान आई। कंफू मेला है, मेला मेला जैसा सब कुछ। एक जवान लड़की है, ठीक देवी दुर्गा की तरह। आकि देखो, यहाँ बड़ी बड़ी आंखें। हम लोगों को बैठाकर दुनिया भर की बात पूछने लगी। कोशी मैया किसकी बेटी है? शादी किससे हुई? ससुराल कहाँ है? अरे, तुम लोग हंसती हो? पूछो सामबत्ती से। भला मैं उतना क्या जानूं? सामबत्ती बोली, उतना तो किसी को नहीं मालूम। तब एक बात सभी जानते हैं कि कोशी मैया अपनी सास और ननद से लड़ झगड़ कर नहर की ओर जा रही हैं पश्चिम। आके देखो, एक किताब निकालकर खसर खसर लिखने लगी। मैं डरी कि कहीं अंगूठे का निशान न देने को कहे। सिर्फ दूध ही नहीं, पुदीना और धनिया की पत्ती भी महंगी हो गई है। काशी प्रोजेक्ट पार्टी नंबर 10। पार्टी क्या है, एक छोटा मोटा शहर है। दर्जनों डिपार्टमेंट्स, उनके अलग अलग अधिकारी, स्टेनो, पियोन, बहरा, अलग अलग ऑफिस, बंगले, बावर्ची खाने और गैरेज। एक ओर साहबों का क्लब है, दूसरी ओर कर्मचारियों की कैंटीन। उजाड़ धरती पर सफेद नगरी, छोटे बड़े तंबू पांखें फैलाए हंसों की तरह। दो सड़कें हैं, रेड रोड, व्हाइट रोड। व्हाइट रोड पर दफ्तरों की पंक्तियां और रेड रोड पर बंगले। व्हाइट रोड सदा शांत रहती, दफ्तरों में टाइपराइटरों की खटखटाहट, कॉलिंग बेल की तुनुक आवाज, ट्रिंग, बड़े दफ्तर के बड़े साहब की मोटी आवाज, हवा में गूंजते हुए कुछ अंग्रेजी शब्द। कैचमेंट एरिया, रोड ब्रिज, माइनर रोड ब्रिज, हाई डैम, मेन कैनाल, बराज, लार्ज रेगुलेशन, स्मॉल फॉल्स एंड रेगुलेशंस, एक्विडेक्ट, साइफोन, क्रॉस डिशेज, रिजर्वायर, सैंडी सॉयल। रेड रोड पर मुर्गे लड़ते। महीनों पिंजड़ों में बंद रहने के बाद किसी कैंप में उन्हें जब आज़ादी मिलती है तो वे अपनी प्रेमिकाओं के लिए लड़ते हैं। बेचारी मुर्गियां दिन भर परेशान रहती हैं। उनकी हरकतों से चिढ़कर ही चेन में बंधे हुए कुत्ते रह रहकर गुर्राते हैं। धूप में खेलते हुए बच्चों को माताएं डांटती हैं। बावर्ची खाने से भुने हुए प्याज की गंध आती है। हर एक कैंप के आसपास चटाइयों पर छोटे बड़े कई कद के कई बर्तन के अचार, सूखे बेर, सूखी तरकारियां और पापड़ सूख रहे हैं। बूढ़ी औरतें फटे कपड़ों की सिलाई करती और जवान लड़कियां कैरम बोर्ड पर गोटियां खटखटाती हैं। बंगले और दफ्तरों के अलावा खलासी, दरवान, ड्राइवर, पियन, बैरा का अलग अलग कुनबा, जहां दिन भर सन्नाटा छाया रहता है। काम काम काम, एक मिनट की फुर्सत नहीं। मिट्टी खोदो, बालू तोलो, जमीन मापो, सांकल खींचो। मिनट मिनट पर जीप गाड़ी गुर्राती हुई विशाल परती पर किसी और निकल पड़ती। सारे कैंप में सिर्फ इरावती है जो एकांत पसंद करती है। दिन भर वह लिखने पढ़ने में अपने को बझाए रहती है, अथवा कभी कभी उस विशाल निर्जन मैदान को, दूर तक फैली हुई बंध्या धरती के आंचल को देखती रहती है। मैदान के सफेद बालूचर पर गोधूली की मटमैली लाली दौड़ जाती। जीप गाड़ियां गरजती हुई कैंप में लौटती। कुलियों के जत्थे, ओवरसियरों का कोलाहल, पेट्रोमैक्स की रोशनी से सारा कैंप जगमगा उठता। इरावती मल्होत्रा देश के बंटवारे के बाद जिसके हिस्से में पड़ी है खाना बदोश जिंदगी। लाहौर से दिल्ली, दिल्ली के शरणार्थी कैंप में से बिहार, बिहार में एक राजनीतिक पार्टी में काम करने लगी। 10 महीने में ही उसने 3 राजनीतिक पार्टियों से अपना रिश्ता जोड़ा और तोड़ा। कहीं भी चैन नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। लोगों ने कहा माथा खराब हो गया है। उसके चरित्र के संबंध में भी तरह तरह की बातें उड़ी। हर एक पार्टी के लीडर को डीमोरलाइज करने के लिए सरकार ने स्कूटनी को बिहार भेजा है। तपस्या भंग करती फिरती है तपस्वियों के। सीआईडी है, मीठी छुरी है।
कटी हुई पतंग की तरह उड़ रही है इरावती। उसके मन का भ्रम बढ़ता ही जा रहा है। उसका विश्वासहीन मन धीरे धीरे उसके व्यक्ति को लीन रहा है, कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप। इरावती को याद है, छोटा नागपुर के पहाड़ी अंचल के दौरे पर जा रहे थे उसकी पार्टी के प्रमुख नेता। इरावती को उन्होंने अपने साथ चलने को कहा। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देने को मेरे पास समय नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे मन पर छाए हुए भ्रम को दूर करने की कोशिश करूंगा। एक एक सभा में हजारों हजार भूखे नंगे आदिवासियों की आंखों में तुम अपने सवाल का जवाब पाओगी। नेता से मुस्कुरा कर कहा था, फिर आवश्यकता हुई तो कांके के पागल खाने में रहने की व्यवस्था भी कर दूंगा। छोटा नागपुर के पहाड़ी अंचल की पथरीली धरती पर गड़गड़ाती हुई भागी जा रही है कालका मेल। रात के सन्नाटे में गाड़ी की सीटी जंगलों और पहाड़ों में प्रतिध्वनित होती है। प्रथम श्रेणी की एक बर्थ पर लेटी हुई इरावती, दूसरी बर्थ पर करवट ले रहे हैं उसके नेता भैया। धुंधली रोशनी, मन पर छाया हुआ भ्रम। नेता भैया उसके पास आकर बैठ गए। तर्क में हारे हुए नेता को शायद कोई बात याद आ गई है। इरावती जगी। नेता ने खींच कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया, उसके बालों पर हाथ फेरना शुरू किया। इरावती अंधेरे में मुस्कुराई, यह क्या हो रहा है? नेता ने अपना मुखड़ा इरावती के उरोज के पास रख दिया। इरा, मुझे प्यार करो। उसका एक हाथ इरावती के मांसल शरीर पर भटकने लगा। इरावती हंसी। कांके में रहने की व्यवस्था हो रही है? हाँ, मैं पागल हूँ इरा, मेरी 30 साल की तपस्या। हाँ, आपकी देह काफी तपी हुई है, छोड़िए, पंखा तेज कर दो। नेता ने छोड़ा नहीं, उसने अपनी देह की सारी ताकत लगाकर इरावती को दबोचा। आह! ईरा चीख पड़ी। फर्श पर लुढ़के नेता भैया को उसने उठाया, बत्ती जलाई और नेता के कपड़ों में लगी धूल को झाड़ने लगी। देखिए तो कितनी धूल लग गई नेता भैया। मेरे मन का भ्रम बढ़ता ही जा रहा है। मुझे दुख है मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकी। असल में प्यार करने की ताकत मुझ में नहीं, मेरे प्यार को लकवा मार गया है। दिन रात मैं इसी चेष्टा में रहती हूँ कि मेरा प्यार फिर पनपे, किंतु कहाँ जन्म लेता है मेरे उजाड़ मन में कुछ। नेता भैया, लजाते क्यों हो? तुमने कोई अधर्म नहीं किया है। हजारों औरतों पर बलात्कार होते देखा है मैंने, दिन दहाड़े सड़कों पर। दर्जनों बार बलात्कार की पीड़ा से छटपटाई हूँ, चीखती रही हूँ गला फाड़ कर। मैंने उस समय भी चीखें सुनी हैं जबकि लोहे के लाल लाल सलाखों से सड़े हुए संतरों की तरह सड़कों पर कटी हुई छातियों को लुढ़कते देखा है। मुझे लगता है मेरी छाती पर भी 2 कटे हुए स्तन रखे हुए हैं, बेजान मांस के टुकड़े। इतना कुछ देखने और सहने के बाद किसी औरत का दिल दिमाग प्यार करने को काबिल नहीं रह सकता। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि इंसान कत्ल और बलात्कार करने के सिवा और कुछ कर सकता है। चुप क्यों हो नेता भैया? अभी 2 घंटे पहले ही तुमने कहा था कि इरा, तुम तो ड्रामे का डायलॉग बोलती हो। कहो ना, कैसा डायलॉग बोलती हूँ? न, माफी मत मांगो, अधर्म होगा। रात के सन्नाटे में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, पहियों की घड़घड़ाहट थमी। इरावती ने अपनी झोली संभाली। मुझे जाने दो नेता भैया, रोको मत। हजारीबाग रोड कभी नहीं भूल सकती इरावती इस स्टेशन को। यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। 2:30 बजे रात का सन्नाटा, हाथ में झोली लटकाए अकेली इरावती उस अजनबी स्टेशन पर उतरी। प्लेटफॉर्म तुरंत सूना हो गया। कुलियों ने बताया पटना की ओर लौटने वाली गाड़ी सुबह 8 बजे मिलेगी। वेटिंग रूम के सामने टहलते हुए एक भले मानस ने घूर घूर कर उसे देखना शुरू किया। इरावती ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना भूल चुकी थी। नमस्कार, उस घूरने वाले व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा। आप इरावती जी हैं ना? हाँ, इरावती उसे पहचानती है, पटना में बहुत बार देखा है। पार्टी दफ्तर में, आर्य भूमि और इंडियन नेशनलिस्ट के दफ्तर में, रविंद्र जयंती के अवसर पर, लेडी स्टीफेंस हॉल के मंच पर, प्रोफेसर शशांक के साथ चित्र प्रदर्शनी में। इरावती मुस्कुराना नहीं जानती, कभी जानती थी। भगवान जाने कहाँ है जीत।
बहुत दिन से पटना भी नहीं गई है इरावती। जितेंद्र नाथ मिश्र के लिए कभी कभी वह बेचैन हो उठती है। हाँ, उसी ने इरावती के उजाड़ मन में प्यार को पनपाया है, पहली बार हजारीबाग रोड स्टेशन। आप कहाँ जा रही हैं? पूछकर आपकी यात्रा शुभ नहीं करना चाहता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी पार्टी ने आपको आदिवासियों में काम करने के लिए तो नहीं भेजा है? जी नहीं, मैं पटना वापस जा रही हूँ। इरावती ने कोई प्रश्न नहीं किया, किंतु उस व्यक्ति ने थर्मस से गर्म कॉफ़ी निकालकर ऑफर करते हुए कहा, आप वेटिंग रूम में इत्मीनान से जाकर सोइए, आपकी गाड़ी में बहुत देर है। कॉफ़ी? इरावती ने कॉफ़ी की पहली चुस्की लेने के बाद अनुभव किया था एक प्याली कॉफ़ी की कितनी सख्त जरूरत थी। आप भी पटना की ओर? जितेंद्र ने हंसकर कहा, जी हाँ, मैं हजारीबाग शहर जा रहा हूँ, 40 मील दूर। सुबह को पहली बस खुलेगी। जी नहीं, कोई काम नहीं, यूं ही घूमने। सोचा जरा डीवीसी का काम प्रारंभ होने के समय एक बार देखाऊं, बहुत शोर सुन रखा है। नहीं नहीं, डीवीसी कोई कॉलेज नहीं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, बुखारी में थर्मल पावर प्लांट। दामोदर नदी को हार्नेस कर रहे हैं, तिलैया और कुनार में डैम। इरावती लज्जित होकर बोली, जी डीवीसी के बारे में प्राय रोज ही पढ़ती हूँ पत्रों में, न जाने क्यों मुझे कॉलेज की बात कैसे याद आई। जितेंद्र नाथ मिश्र ने बताया था कि वह घूम घूम कर यही सब कुछ देख रहा है, क्योंकि वह बेकाम का आदमी है। किसी भी के काम का होता तो। और 5 मिनट तक उसकी बातें सुनने के बाद इरावती की इच्छा डीवीसी देख आने को हुई। जितेंद्र को अचरज हुआ था, बाद में उसने कबूल भी किया। यात्रा अशुभ होने की आकांक्षा उसे अवश्य हुई थी, नहीं तो वह 12 किस्म के बहाने क्यों बनाता। बात यह है कि जोड़कर क्यों बोलता। इरावती लिख डालना चाहती है उस यात्रा की याददाश्त। बीहड़, घना जंगल, ऊंची नीची पहाड़ियाँ, विभिन्न रंग की वनस्पतियों से आच्छादित पेचदार तीखे मोड़ वाली घाटियाँ, भागते हुए हिरणों की टोली, एक पेड़ पर लाखों तोते एक साथ बोल रहे हैं, धड़ धड़ धड़ाम ब्लास्टिंग होती है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े बुलडोजरों को की गड़गड़ाहट और रह रहकर कुलियों की किलकारी, मार जवान हइयो, पर्वत फोड़ हइयो, कसके जोर हइयो, पत्थर तोड़ हइयो। अजीब वातावरण। सड़क के लिए काटी गई पहाड़ी के कगार पर बैठकर बोखारो थर्मल प्लांट के बारे में समझाते वक्त जीत का चेहरा तमतमा उठा था। बाइपोक्यूलर में देखता फिर दिखाता जीत, और वहां जो उस पहाड़ी के ऊपर का हिस्सा सेब के टुकड़े जैसा कटकर लाल निकल आया है, रोपवे का रास्ता बन रहा है। वह 5 मील दूर बेरमो में एक खदान, क्या मनहूस खदान है, बेकाम के कोयले कह सकती हैं। थर्मल पावर प्लांट उसी कोयले से चलेंगे। रोपवे से रोज हजारों हजार टन कोयला आएगा, तारों में लटकती डोंगियों में। खुद खाली करेगी डोंगियां स्टोर में कोयला ले जाकर, फिर वापस आएंगी। एक खास ताल पर सब काम होगा। किरी खटक 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 खट। एलिवेटर के सहारे खुद ब खुद अपनी राह तय करता हुआ एक चेंबर में जाकर चूर चूर फेस पाउडर जैसा महीन होकर फिर अग्निकुंड में धधक उठेगा। 3 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड में कोनार नदी की धारा कुल बुलाएगी। पानी ऊपर जाएगा, गर्म होगा, वाष्प होगा। वाष्प उड़ नहीं जाएगी, उसे फिर ठंडा किया जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर, बर्फ जैसा ठंडा। प्राय सभी यंत्र ऑटोमेटिक काम करने वाले होंगे, और तब दूर दूर तक इन पहाड़ियों और जंगलों में विशाल राक्षस के सफ़ेद कंकालों की तरह 6 हाथ फैलाए ट्रांसफार्मर के ऊंचे ऊंचे टावर गड़ जाएंगे। बिजली की लहरें जाएंगी। पटना, कलकत्ता, बिहार, बंगाल। इस अंक में यहीं तक, आगे अगले अंक में। धन्यवाद।